अगस्त 1944 में बवेरिया में क्लेमेंस को पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। उस ट्रेन में चढ़ने से कुछ मिनट पहले जो जर्मन सैनिकों को युद्ध में लड़ने के लिए ले जाएगी। ये खबर सुनकर वह बहुत खुश होता है और कैथरीन को गले लगाता है। फिर क्लेमेंस अपनी बेटी को, जिसके साथ उसका गहरा रिश्ता है, अलविदा कहता है और वादा करता है कि जब भी वह घर से बाहर होगा उसे खत भेजता रहेगा। अपने परिवार को अलविदा कहने के बाद वह व्यक्ति ट्रेन में चढ़ जाता है और कहता है कि वह क्रिसमस तक घर पहुंच जाएगा। हालांकि कुछ महीनों बाद क्लेमेंस को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के अपराध के लिए 25 वर्ष के कठोर श्रम की सजा सुनाई जाती है और उसे अन्य सैकड़ों युद्धबंदियों के साथ जेल भेज दिया जाता है, जो दयनीय स्थिति में रहते हैं। गार्डों द्वारा दुर्व्यवहार के अलावा कैदियों को लगातार भूख और ठंड का सामना करना पड़ता है और उनमें से कई लोग हर दिन अपनी जान गंवा देते हैं। बर्फ में कई सप्ताह तक पैदल यात्रा करने के बाद कैदी साइबेरिया में कहीं पहुंचते हैं और क्लेमेंस को अपने परिवार को फिर से खोजने की कोई उम्मीद नहीं रहती। कुछ दिनों बाद बचे हुए लोग अंततः केप देजनेव जेल शिविर में पहुंचते हैं और डॉक्टरों द्वारा जांच के लिए पंक्तियों में खड़े हो जाते हैं। इसके बाद समूह को स्नान कक्ष में ले जाया जाता है और साफ सफाई के बाद पुरुषों के बाल और दाढ़ी मुंडवा दी जाती है। उसी दिन उन्हें कोयला खदानों में काम करना शुरू करने के लिए मजबूर किया जाता है और जबकि उसका पति अपने जीवन के सबसे बुरे दिनों से गुजर रहा होता है, कैथरीन ये पता लगाने की कोशिश करती है कि वो कहाँ है। क्लेमेंस के युद्ध में चले जाने के कुछ महीनों बाद उनकी पत्नी ने उनसे संपर्क करना बंद कर दिया, लेकिन अपने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद भी उन्होंने उन्हें फिर से देखने की आशा को जीवित रखा। हर सप्ताह कैथरीन एक नया पत्र प्राप्त करने की उम्मीद में डाकघर जाती है और जब उसे पता चलता है कि क्लेमेंस ने अभी तक उससे संपर्क नहीं किया है तो वह निराश हो जाती है। 2 साल बाद एक खुदाई के दौरान क्लेमेंस अपने एक सहकर्मी को दफन होते हुए देखता है और तुरंत उसे बाहर निकालने के लिए दौड़ता है। हालांकि डैनहॉर्न से पत्थर हटाने के बाद उस आदमी को पता चलता है कि उसका दोस्त बच नहीं पाया है और उसे उस पर दया आती है। उस दिन क्लेमेंस को खदान से निकलकर मैकेनिक के रूप में काम करने का मौका मिलता है और सार्जेंट कामेनेव उसके कौशल से आश्चर्यचकित हो जाता है। शाम के समय जब वह गार्डों को एक दूसरे से बात करते हुए देखता है तो क्लेमेंस को उस भयानक जगह से भागने का अवसर मिल जाता है और वह कन्वेयर बेल्ट पर सवार होकर पटरियों तक पहुंच जाता है। ट्रॉली पर चढ़ने के बाद कैदी छिप जाता है और रेल मार्ग पर आगे बढ़ता है जब तक कि वह एक गार्ड द्वारा पकड़ा नहीं जाता, जो अन्य लोगों को भागने के प्रयास के बारे में चेतावनी देता है। सजा के तौर पर भगोड़े को पूरी रात एक खाई में फंसकर बारिश में भीगते हुए गुजारनी पड़ती है और अगले दिन उसे काम पर वापस भेज दिया जाता है। जब वह खदान में प्रवेश करता है तो क्लेमेंस एक गलियारे में आता है और उसे पार करने का प्रयास करता है, लेकिन अंत में वह अपने ही सहकर्मियों से टकरा जाता है जो सैनिकों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन कर रहे होते हैं। सामूहिक हमले के बाद डॉक्टर स्टॉफर उस व्यक्ति से मिलने आते हैं जो उसे अस्पताल ले जाते हैं। वहां पहुंचने पर क्लेमेंस को कुछ दवा दी जाती है, लेकिन जल्द ही उसे तेज बुखार होने लगता है और डॉक्टर को संदेह होने लगता है कि उसमें किसी गंभीर बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इस डर से कि वह अपने परिवार को घटना के बारे में बताए बिना जीवित नहीं रह पाएगा, रोगी अपनी पत्नी को एक पत्र भेजने के लिए मदद मांगता है, लेकिन स्टॉफर कहता है कि पत्र कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए क्लेमेंस उस जगह से भागने और घर लौटने के लिए मदद मांगने का फैसला करता है, लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि अगर वह अपनी योजना को सफल बनाना चाहता है तो उसे पहले से तैयारी करनी होगी। मजबूत जूते और कंपास के अलावा कैदी को रात में छिपने के लिए उपयुक्त आश्रय और यात्रा के लिए ऊर्जा प्रदान करने हेतु भोजन की भी आवश्यकता होगी। उस आदमी की पीड़ा से द्रवित होकर स्टॉफर उसकी मदद करने का निर्णय लेता है और क्लेमेंस को आधी रात को अपने कार्यालय में घुसने के लिए कहता है। जब वो वहां पहुंचता है तो कैदी को आसपास के क्षेत्र का नक्शा दिया जाता है और उसे पता चलता है कि भागने के लिए उसे अगली सर्दियों तक इंतजार करना होगा, क्योंकि नदियों को पार करने के लिए उन्हें जमना होगा। अचानक स्टॉफर को दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है और वह क्लेमेंस को बाथरूम में छिपने का आदेश देता है। तभी कामेनेव प्रकट होता है और डॉक्टर को एहसास होता है कि उसे कुछ पता चल गया है। फिर जैसे ही लेफ्टिनेंट चला जाता है, स्टॉफर अपना कोट उतार देता है और अपने जूते कैदी को दे देता है। सर्दियों के आने का इंतजार करने के बजाय क्लेमेंस को पता चलता है कि उसे उसी रात भागना होगा, अन्यथा उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। स्टॉफर के अनुसार जिस पहाड़ी से ट्रेन गुजरती है वहां कुछ सामान छिपा हुआ है। पिछले कुछ महीनों से डॉक्टर खुद भागने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसे उसकी मर्जी के खिलाफ वहां रखा गया है। हालांकि पकड़े जाने के डर और 2 महीने पहले पता चले कैंसर के कारण वह भागने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए उसने अपनी योजना क्लेमेंस को बताने का फैसला किया। अलविदा कहने से पहले स्टॉफर अपने दोस्त को एक भरी हुई बंदूक देता है और उसे सलाह देता है कि वह इसका इस्तेमाल केवल आवश्यक होने पर ही करे। इसके बाद वह अपने पुराने पते वाला एक बक्सा लेता है और क्लेमेंस से उसे मैग्डेबर्ग में अपनी पत्नी तक पहुंचाने के लिए कहता है और कहता है कि स्टॉफर पिछले सर्दियों में मर गया था। डॉक्टर की पत्नी को संदेश देने का वादा करने के बाद क्लेमेंस अस्पताल से भाग जाता है और बर्फीले तूफान का सामना करते हुए उन सामानों को ले आता है जिन्हें स्टॉफर ने जाने से पहले सुरक्षित घर में छोड़ा था।
भोर में कामेनेव जर्मन कैदी के गायब होने के बारे में पूछताछ करने के लिए डॉक्टर के कमरे में जाता है और उसे पता चलता है कि उस आदमी ने सब कुछ खत्म कर दिया है। अब तक क्लेमेंस कई किलोमीटर दूर जा चुका था और अपने मित्र के निर्देशानुसार पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। अचानक उस आदमी को पता चलता है कि एक सैनिक के साथ कुत्तों का एक झुंड उसका पीछा कर रहा है और वह भागने की कोशिश करता है। भागते समय वह अपना बैग वहीं छोड़ देता है और तब तक दौड़ता रहता है जब तक वह और नहीं भाग सकता। कुछ मिनट बाद क्लेमेंस गिर जाता है और कुत्तों को अपनी ओर आते देखकर निराश हो जाता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक मृग तृष्णा थी। शाम के समय वह व्यक्ति अभी भी बिना किसी उद्देश्य के चल रहा था। तभी उसे बर्फ में कुछ पैरों के निशान दिखाई दिए और उसे एहसास हुआ कि वह गोल गोल घूम रहा है। तभी आकाश में एक चमकदार रोशनी फैल जाती है और क्लेमेंस अपनी यात्रा जारी रखने के लिए अपनी ताकत जुटाता है। कुछ दिनों बाद उसका सारा भोजन खत्म हो जाता है और वह घर पहुंचने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगता है। कुछ किलोमीटर और चलने के बाद वह व्यक्ति बेहोश हो जाता है और जब वह होश में आता है तो उसे एक सील दिखाई देती है। तुरंत ही क्लेमेंस अपनी बंदूक निकालता है और गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन जानवर भागने में सफल हो जाता है और वापस समुद्र में कूद जाता है। पीछा करते हुए आदमी का पैर बर्फीले पानी में धंस जाता है और उसे तेज दर्द होने लगता है। अचानक उसकी नज़र एक और सील पर पड़ती है जो भागने की कोशिश कर रही है और इस बार वो उस पर निशाना साध लेता है। जानवर को मारने के बाद क्लेमेंस अपने जमे हुए पैर को गर्म करने के लिए उसकी चर्बी का उपयोग करता है और अपनी यात्रा पर निकलने से पहले खुद को खाना खिलाता है। प्रत्येक बीतते दिन के साथ जर्मन कैदी की अपने परिवार से मिलने की उम्मीदें कम होती जाती हैं, लेकिन जब उसे कहीं बीच में एक सूखी झाड़ी दिखाई देती है तो क्लेमेंस को लगता है कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब है। इस बीच कामेनेव भगोड़े को वापस पकड़ने के लिए 500 किलोमीटर के दायरे में कई खोज दल भेजता है, लेकिन कोई भी उसे ढूंढने में कामयाब नहीं होता। क्लेमेंस के जाने के 2 महीने बाद लेफ्टिनेंट को यह विश्वास होने लगता है कि भागने के दौरान उसकी जान चली गई और वह बर्फ में दब गया। हालांकि सच्चाई ये है कि वह अभी भी जिंदा है और बर्फीले रेगिस्तान में जिंदा रहना सीख गया है। एक रात आग के पास आराम करते हुए कैदी की मुलाकात 2 अन्य आदमियों से होती है जो खुद को शिकारी और सोना खोदने वाला बताते हैं। ये देखते हुए कि उनका सामना एक जर्मन से हो रहा है, वे दोनों उसे अपने आश्रय में ले जाने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बर्फीला तूफान आने वाला है। हालांकि क्लेमेंस को निमंत्रण पर संदेह हो जाता है और वह दूसरी राह पर जाने का निर्णय लेता है। जब भोर होती है तो उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि वह तूफान में फंस जाता है और हवा से गिरे एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। कुछ मिनट बाद सेम्योन उसे बचाने के लिए आता है और तब क्लेमेंस को एहसास होता है कि वह कोई खतरा नहीं है। यद्यपि वह साइबेरियाई शिकारियों के साथ आश्रय स्थल तक जाने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन वह इस तथ्य को छिपाने के लिए कि वह एक फरार कैदी है, अपना असली नाम उजागर नहीं करने का निर्णय लेता है। महीनों बाद जब वसंत ऋतु आती है, क्लेमेंस अभी भी जर्मनी नहीं पहुंच पाता है और अनातास से नौक द्वारा अपने देश ले जाने के लिए कहता है। नौकायन करते समय तीनों एक झरने के पास पहुंचते हैं और धारा के विपरीत नाव चलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यात्रा के बीच में ही सेम्योन पानी में गिर जाता है और धारा के साथ बह जाता है। नौक पर वापस जाने का प्रयास करते समय वह व्यक्ति एक चट्टान से अपना सिर टकराता है और बेहोश हो जाता है, इसलिए क्लेमेंस उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और उसे किनारे पर सुरक्षित पहुंचाने में मदद करता है। अपने दोस्तों की चिंता किए बिना अनातास शांतिपूर्वक आश्रय की ओर जाता है और जब उसके साथी वहां पहुंचते हैं तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि वे डूब गए हैं। अपने साथी द्वारा त्याग दिए जाने से क्रोधित होकर सेम्योन ने बदला लेने का निर्णय लिया और एक बंदूक के विस्फोट से क्लेमेंस को नष्ट करने के बाद उसने अनातास को गोली मार दी। जब वह जागता है तो जर्मन अपने एक साथी का शव जमीन पर देखता है और सेम्योन से पूछता है कि उसने उसे क्यों मारा। इस बिंदु पर शिकारी का दावा है कि अनातास उसका सोना चुराने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए जब वह पानी में गिर गया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए शिमोन के पास गद्दार को खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता तो अनातास निश्चित रूप से देर सवेर उन्हें धोखा दे देता। महीनों बाद जब सर्दी आती है तो क्लेमेंस घर लौटने के अपने मिशन पर आगे बढ़ता है, लेकिन बर्फ में कई दिनों तक चलने के बाद सेम्योन बताता है कि वह हार मानने वाला है, क्योंकि वह अब और नहीं चल सकता। उसे आगे बढ़ने के लिए मनाने के प्रयास में जर्मन उसके साथी का बैग उठाने की पेशकश करता है, लेकिन अंत में उस पर हमला हो जाता है, क्योंकि सेम्योन को ये डर सताता है कि वह आदमी उसका सोना चुराने की कोशिश कर रहा है। बर्फीले पहाड़ से नीचे लुढ़कने के बाद क्लेमेंस गिर जाता है और उसे खूंखार भेड़ियों के एक झुंड ने घेर लिया है। जब वह शिकारियों को अपनी ओर आते देखता है तो वह खुद को बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन भेड़िए उसे पकड़ लेते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। जैसे ही वो इन जानवरों द्वारा खाया जाने वाला होता है, क्लेमेंस कुछ गोलियों की आवाज सुनता है और जल्द ही उसे पता चलता है कि उसे 2 लोगों ने बचा लिया है। इसके बाद कोल्का और एलोश्का उस आदमी को अपने कबीले के शिविर में ले जाते हैं और चिकित्सकों से उसे वापस लाने में मदद करने का अनुरोध करते हैं।
उस रात क्लेमेंस को एक उपचार अनुष्ठान से गुजरना पड़ता है और अगली सुबह वो भ्रमित होकर उठता है। उसे पता नहीं होता कि उसे कहाँ ले जाया गया है। तभी कोल्का वहां पहुंचता है और अपने परिवार को युद्धबंदी से मिलवाता है। इरिना की देखभाल की बदौलत क्लेमेंस जल्दी ठीक हो जाता है और वो महिला उससे प्यार करने लगती है। कैदी के भागने के इतने लंबे समय बाद भी कामेनेव उसकी निरंतर खोज जारी रखता है और एक दिन उसे कुछ अच्छी खबर मिलती है। उसके एक आदमी ने अभी अभी शिमोन नामक एक शिकारी को पकड़ लिया है, जिसे क्लेमेंस के साथ देश पार करते हुए देखा गया था। हालांकि जब लेफ्टिनेंट उससे पूछताछ करने के लिए सेल में प्रवेश करता है तो उसे पता चलता है कि सेम्योन अब जीवित नहीं है और उसने अपने साथियों में से किसी एक को धोखा देने के बजाय सब कुछ समाप्त करने का फैसला किया है। इसलिए कामेनेव ने उस स्थान के आसपास के शहरों में अलर्ट फैलाने का फैसला किया जहां सेम्योन पाया गया था और याकूस के सभी निवासियों के बीच क्लेमेंस का नाम प्रचारित किया। लेफ्टिनेंट के अनुसार यह आदमी एक खतरनाक जर्मन जासूस है और जो कोई भी उसके बारे में सुनता है उसे तुरंत अधिकारियों को इसकी सूचना देनी चाहिए। शाम को जब वो शिविर में वापस आता है तो कोल्का अपने सबसे छोटे बच्चे के जन्म का जश्न मनाता है और जैसे ही उसे क्लेमेंस से अकेले में बात करने का अवसर मिलता है वो व्यक्ति बताता है कि उसकी तलाश की जा रही है। उस क्षण भगोड़े को एहसास होता है कि उसे भाग जाना चाहिए, अन्यथा उसे जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा और वापस जेल ले जाया जाएगा, जहां वह अपने बाकी दिन बिताएगा। अपने मित्र को अलविदा कहने के बाद कोल्का उसे यात्रा के दौरान साथ देने के लिए अपना एक कुत्ता देता है और कहता है कि यदि क्लेमेंस उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो वो कुत्ता भी उसके पीछे चलेगा। यद्यपि इरीना को अपने प्रिय पुरुष को खोने का दुख है, फिर भी वो उसके निर्णय में उसका साथ देने का निर्णय लेती है तथा उसे हिरन द्वारा खींची जा रही स्लेज पर बैठाकर पड़ोसी गांव ले जाती है। उसे अलविदा कहने के बाद क्लेमेंस अर्गिश के साथ निकल पड़ता है और शाम के समय वे दोनों मिलकर अपने पहले तूफान का सामना करते हैं। सौभाग्यवश दोनों को आश्रय के लिए जगह मिल जाती है और वे आगे बढ़ने से पहले बारिश के खत्म होने का इंतजार करते हैं। 1951 की गर्मियों में वो व्यक्ति अपने कुत्ते को जंगल में घुमा रहा था। तभी अचानक अर्गिश आगे दौड़ता हुआ आया और भौंकने लगा। कुत्ते के बारे में चिंतित क्लेमेंस उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है और देखता है कि वह जानवर एक सशस्त्र व्यक्ति पर हमला करने वाला है। सौभाग्य से अर्गिश को गोली लगने से ठीक पहले उसका मालिक प्रकट होता है और उसे शांत करने में सफल हो जाता है। हालांकि जब क्लेमेंस जाने के लिए मुड़ता है तो बाउकनेचेट उस पर बंदूक तान देता है और उसे इंस्पेक्टर से मिलने ले जाने का फैसला करता है। जब उसकी पहचान के बारे में पूछा गया तो क्लेमेंस ने अपना परिचय गलत नाम से दिया और दावा किया कि वह रूस के सुदूर पूर्व में स्थित शहर चिता जा रहा है। पूरी कहानी सुनने के बाद इंस्पेक्टर को भगोड़े की बातों पर विश्वास हो जाता है और वह उसे खाना खिलाने का फैसला करता है ताकि वह अपनी यात्रा जारी रख सके। भोजन के दौरान क्लेमेंस के पास बाउकनेस्ट पुनः आता है और वह व्यक्ति बताता है कि वह भाग्यशाली है क्योंकि उस दोपहर चिता जाने के लिए एक मालगाड़ी जा रही है। ये जानकर राहत महसूस करते हुए कि वे लोग उसके झूठ में फंस गए, क्लेमेंस और उसका कुत्ता ट्रेन में चढ़ गए और कई सप्ताह की यात्रा बचाने में कामयाब हो गए, क्योंकि यदि उन्हें वह सवारी नहीं मिलती तो उन्हें 800 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। हालांकि वहां पहुंचने पर क्लेमेंस को पता चलता है कि वहां 15 सैनिकों की एक बटालियन उसके आने का इंतजार कर रही है और अपने कुत्ते को उठाकर वह जंगल में जाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो पटरी पार करने वाला होता है, भगोड़ा कामेनेव से टकराता है और उसे पता चलता है कि वह घिरा हुआ है। ये देखते हुए कि उसका साथी खतरे में है, अर्गिश तुरंत उस आदमी पर हमला करता है और उसका कान काट लेता है ताकि क्लेमेंस भाग सके। यद्यपि वह अपने कुत्ते को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जर्मन जानता है कि यदि वह नहीं भागा तो उसे वापस जेल ले जाया जाएगा, इसलिए वह भागने का निर्णय लेता है। तभी उसे गोली की आवाज सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि उसके कुत्ते को कामेनेव ने मार डाला है। सैनिकों को आते देख क्लेमेंस एक पुल पर चढ़ जाता है और पटरियों की ओर भागते हुए गोलियों से बचने में कामयाब हो जाता है। जब उसे गोली मारी जाने वाली होती है तो वह चलती ट्रेन पर कूद जाता है और नीचे खड़ा रहता है ताकि सैनिक उसे मार न सकें। यद्यपि क्लेमेंस भागने में सफल रहा, लेकिन अपने कुत्ते को न बचा पाने के कारण उसे कष्ट उठाना पड़ा। अपने दुख से निपटते हुए जर्मन अपना मिशन जारी रखता है और अपने परिवार से दूर एक और अकेलेपन भरी सर्दी का सामना करता है। अपने पिता से इतने वर्षों तक दूर रहने के बाद भी अब किशोरी लिसा को उनकी अनुपस्थिति का दुख होता है, लेकिन एक दिन उनसे पुनः मिलने की आशा अभी भी जीवित है। एक लंबी यात्रा के दौरान एक ट्रक चालक को पता चलता है कि उसके वाहन का एक पहिया पंक्चर हो गया है और वह उसे ठीक करने के लिए रेगिस्तान के बीच में रुकने का निर्णय लेता है। उसी समय वह ट्रक की डिक्की में चढ़ जाता है और जल्द ही उसे पता चलता है कि उसके सामान के बीच एक आदमी छिपा हुआ है। चौंक कर ड्राइवर उसे अपने औजार से मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेमेंस तेजी से कार्य करने में सफल हो जाता है और अपने प्रतिद्वंद्वी पर बीन्स के डिब्बे से हमला कर देता है। अगस्त 1952 में क्लेमेंस मध्य एशिया पहुंचता है और एक स्थानीय सुपरमार्केट में भूखा घूमता है। जब इगोर को पता चलता है कि उस आदमी के पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो एक सेल्सवुमन उसके बेटे से उसे रोटी का एक टुकड़ा देने के लिए कहती है और दूर से देखकर इगोर को पता चलता है कि वो आदमी एक बाहरी व्यक्ति है।
जब वो भोजन करने के लिए ब्रेक लेता है तो क्लेमेंस एक चर्च के सामने आता है और प्रार्थना करने के लिए अंदर जाने का निर्णय लेता है। अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करते समय वो इगोर के आगमन से आश्चर्यचकित हो जाता है, जो ये जानने के लिए उत्सुक है कि एक जर्मन एशिया में क्या कर रहा है। वो क्लेमेंस को अपने घर पर रात बिताने के लिए आमंत्रित करता है और उसके अविश्वास के बावजूद वह घोड़ा उसके पीछे चलने का फैसला करता है। रास्ते में क्लेमेंस की उपस्थिति एक बुजुर्ग व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करती है, जो पुलिस स्टेशन जाकर अपनी घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने का निर्णय लेता है। जब वह अपने मेजबान के घर पहुंचता है तो जर्मन व्यक्ति दीवार पर टंगी हुई अनेक तस्वीरें देखता है और उसे पता चलता है कि वह एक यहूदी है जो पोलैंड से आया है। स्नान के बाद क्लेमेंस अपने बाल और दाढ़ी बनाता है ताकि वह सामान्य दिखे और जहां भी जाए वहां कोई उपद्रव न करे। जब कामेनेव को भगोड़े के स्थान के बारे में पता चलता है तो वह उसके पीछे जाने के बारे में दोबारा नहीं सोचता है और यदि आवश्यक हो तो उसे पकड़ने के लिए महाद्वीप को पार करने को तैयार रहता है। अगले कुछ दिनों तक इगोर ने क्लेमेंस को अपने घर में तब तक रखने का निर्णय लिया जब तक कि वह अपने देश लौटने के लिए पासपोर्ट नहीं प्राप्त कर लेता। हालांकि जब वह काम से घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसका मेहमान चला गया है और वह उसे ढूंढने के लिए चर्च जाने का फैसला करता है। जब वह वहां पहुंचता है तो उसे क्लेमेंस मिलता है और उसे पता चलता है कि वह पीठ में छुरा घोंपने के डर से भाग गया है। जर्मन को आश्चर्य होता है जब इगोर बताता है कि उसका कभी भी उसे धोखा देने का इरादा नहीं था और वह उसे एक झूठा पासपोर्ट देता है ताकि वह घर वापस जा सके। अपने यहूदी मित्र को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देने के बाद क्लेमेंस अलविदा कहता है और ट्रक में बैठने के लिए बैठक स्थल की ओर चलता है। उस शाम घर लौटते समय इगोर से कामेनेव मिलता है और क्लेमेंस के ठिकाने के बारे में पूछताछ करता है। इस समय पोलिश व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है और अपनी अंतिम सांस लेने से पहले वह कहता है कि उसने कैदी को भागने में मदद की, ठीक वैसे ही जैसे वह किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति के साथ करता। जब वे सड़क पर एक निश्चित स्थान पर पहुंचते हैं तो क्लेमेंस का वाहन रुक जाता है और उसे पता चलता है कि वहां भूस्खलन हुआ है। इस वजह से ड्राइवर को रास्ता बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, इसलिए जर्मन व्यक्ति ट्रक से उतरकर पैदल चलने का निर्णय लेता है। काफी दूर चलने के बाद वह निकटतम सीमा पर पहुंचता है और अधिकारी को सीमा पार करने देने के लिए मना लेता है। चूंकि कुछ ही दिनों में उनका पासपोर्ट समाप्त हो रहा है, इसलिए क्लेमेंस को इस खबर से राहत मिली है, अन्यथा वो समय पर ईरान पार नहीं कर पाते। जैसे ही वो पुल के दूसरी ओर पहुंचने वाला होता है, जर्मन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मिल जाता है और वह भागने का रास्ता ढूंढने लगता है। उस क्षण उसे एहसास होता है कि वह फंस गया है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करने के बजाय कामेनेव रास्ता खोल देता है ताकि कैदी पार कर सके। चूंकि क्लेमेंस अब सोवियत संघ की भूमि पर नहीं है, इसलिए उसे युद्ध बंदी नहीं बनाया जा सकता, इसलिए वो स्वतंत्र रूप से अपने रास्ते पर जा सकता है। दिसंबर 1952 में जर्मन को तेहरान संघीय जेल में ले जाया गया और जेल में ही उसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि अधिकारियों का मानना था कि वह एक रूसी जासूस था। मुकदमे के दौरान क्लेमेंस ने दावा किया कि वह साइबेरिया के पूर्वी तट से भाग गया था और उसे ईरान पहुंचने में 3 साल लग गए। हालांकि उसका फर्जी पासपोर्ट इस दावे का खंडन करता है। सौभाग्य से जर्मन की मुलाकात एक न्यायाधीश से होती है जो उसकी पहचान कराने में मदद करने को तैयार होता है और वह अपने भतीजे को पहचानने के लिए श्री बोरेक्सल को बुलाता है। बोरेक्सल के अनुसार उन्होंने क्लेमेंस को आखिरी बार 1937 में देखा था, जब उन्हें अंकारा में अर्थव्यवस्था मंत्री नियुक्त किया गया था। हालांकि जब वो 15 साल बाद उसे फिर से देखता है तो बोरेक्सल उसे तुरंत नहीं पहचान पाता है और उसकी पहचान सत्यापित करने के लिए कुछ प्रश्न पूछता है। अपने परिवार के एल्बम में कुछ पुरानी तस्वीरों को देखने के बाद क्लेमेंस को कुछ यादें ताज़ा हो जाती हैं जो हाल के वर्षों में खो गई थीं, और वह एक तस्वीर की ओर इशारा करते हैं जो उन्होंने अपनी मां को जन्मदिन के उपहार के रूप में दी थी। क्लेमेंस के अनुसार उस तस्वीर के पीछे एक नोट लिखा हुआ है और जब वह उसे पढ़ता है तो बोरेक्सल को इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वह अपने भतीजे के सामने खड़ा है। इस बिंदु पर वे गले मिलते हैं और क्लेमेंस को वापस घर ले जाया जाता है, जहां उसे अपने परिवार से फिर से मिलने का मौका मिलता है। खिड़की से बाहर देखने पर वह व्यक्ति अपनी पत्नी को लिसा के बगल में देखता है और ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि उनकी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। वो जमीन पर खेल रहे एक लड़के को भी देखता है और जल्द ही उसे पता चलता है कि यह वही बेटा है जिससे वो कभी नहीं मिला था। आगे आने का साहस न जुटा पाने के कारण क्लेमेंस दूर से ही अपनी पत्नी और बच्चों को चर्च जाते हुए देखने का निर्णय लेता है तथा प्रार्थना सभा के दौरान वो वहां जाने का निर्णय लेता है। उसे सबसे पहले लिसा देखती है, जो तुरंत अपने पिता को पहचान लेती है और दौड़कर उसे गले लगा लेती है। फिर उस आदमी को उसकी पत्नी भी देख लेती है और कैथरीन को यकीन ही नहीं होता कि उसका पति वापस आ गया है। भावुक होकर महिला उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है। फिर क्लेमेंस राहत की सांस लेता है, ये जानकर कि पिछले कुछ वर्षों में उसने जो भी त्याग किया है उसका फल उसे अंततः मिला है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और फिल्म के और भी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।